आज जो हमारे बीच बैठी हुई हैं डॉक्टर रितु सिन्हा, और मैं आपको बता दूं कि ये प्रयागराज की बहुत प्रसिद्ध गायनकोलॉजिस्ट है। और हम जिस प्रकार से देख रहे हैं कि आज की जनरेशन में जो प्रॉब्लम्स आ रही है और बहुत सारी दिक्कतें हैं, उन्हीं का आज हम डिस्कशन करेंगे। और प्रयागराज की जनता नहीं, पूरे देश की जनता को पता चलेगा कि एक्चुअल में हमें जब प्रॉब्लम होती है तब हमें डॉक्टर से नहीं मिलना चाहिए, जबकि उससे पहले भी हमें डॉक्टर से सलाह लेनी चाहिए, क्योंकि हम आने वाली समस्याओं से बच सके। और ये सब चीज़ों के लिए एक अवेयरनेस होना चाहिए लोगों के अंदर और जागरूकता होनी चाहिए, क्योंकि मेडिकल ट्रीटमेंट अगर आपको कराना है तो बिना डॉक्टर की सलाह के आपको कोई भी कदम नहीं उठाना चाहिए। हम इसी पे चर्चा करेंगे। डॉक्टर रितु सिन्हा जी, आपको हमारे इस प्रोग्राम में बहुत स्वागत है। और हमारा प्रोग्राम जो है एक काम देश के नाम, और डॉक्टर्स लॉबी कोविड पीरियड में भी हमने देखा है कि बहुत अच्छा योगदान किया, और देश के सभी नागरिक इस चीज़ को मानते भी हैं, क्योंकि अगर इस देश में अगर देखा जाए तो डॉक्टर को दूसरा भगवान माना जाता है। मेरे से सबसे पहला एक सवाल आपसे बनता है कि ठीक है, आपने एजुकेशन की, पढ़ाई की, सब कुछ किया, आपने मेडिकल पेशा ही क्यों चूज़ किया? और मेडिकल में आप तो डायबिटोलॉजिस्ट ही बन सकती थी, कुछ भी मतलब रेडियोलॉजिस्ट बन सकती थी, फिर गायनी के पेशे में, मतलब गायनी को चूज़ करने के पीछे क्या उद्देश्य था आपका? मेडिकल प्रोफेशन क्यों चुना? मेडिकल प्रोफेशन जैसा कि सर्वविदित है, सब लोग ये बात मानते हैं और सब कहते भी हैं कि एक मेडिकल प्रोफेशन जो है इट्स अ वेरी नोबल प्रोफेशन। और लड़कियों के लिए तो स्पेशली मैं कहूँगी कि इट्स अ वेरी 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 रिस्पेक्टेबल प्रोफेशन। सो अब मुझे चूँकि इस प्रोफेशन में ऑलरेडी 35 साल से भी ज़्यादा हो चुके हैं, तो अब मैं डेट बैक अगर उसे करूँ कि मैंने जब शुरू किया, इसे कब चुना गया, तो भाई उसका श्रेय तो मेरे माता पिता को ही जाता है। उन्होंने मुझे पढ़ाया लिखाया, इस काबिल बनाया कि मैं कुछ बन सकूँ, और ये उनका सपना था कि मैं डॉक्टर बनूँ। हम लोग एक्चुअली 4 बहन भाई हैं, 2 इंजीनियर और एक टीचर और मैं डॉक्टर। तो हमारी फैमिली से ये था उस ज़माने में। अब आप सोच लीजिए कि मैं 1987 में मेडिकल कॉलेज एंट्रेंट हूँ। लखनऊ मेडिकल कॉलेज से मैंने मेडिकल एंट्रेंस लिया था। तब उस समय तो लड़कियां पढ़ लें वही बहुत बड़ी बात होती थी, और माता पिता का ऐसा अप्रोच टूवर्ड्स देयर चिल्ड्रन कि सबको एजुकेट करना। मेरे पापा जो थे वो डिफेंस बैकग्राउंड से थे, है ना, तो उनका एक अप्रोच था कि भाई हमारी बेटियां पढ़ें, आगे बढ़ें। तो उन्होंने मुझे बहुत प्रोत्साहित किया इसके लिए। और हम लोग थोड़ा भगवान की दया रही होगी कि शायद पढ़ने में भी मिलता है, क्योंकि वहाँ शायद पढ़ने में थोड़े अच्छे रहे होंगे, तो इसीलिए उस समय तो ये नीट नहीं होता था, तब CPMT होता था। तो हम लोगों ने CPMT क्रैक किया था एंड आई गॉट सिलेक्टेड इन लखनऊ मेडिकल कॉलेज एट दैट टाइम। और तब से फिर जब लोगों के बीच रहा, वो क्रीम कहा जाता था कि एकदम मतलब अच्छे वाले स्टूडेंट्स और उनके साथ में रह के, तो आपका एक नज़रिया ही बदल गया वहाँ से, है ना। वहाँ से हमने सीखा लोगों का सेवा भाव, लोगों की सेवा करना। तो अगर आज सेवा भाव तो एक तो आपके जनरेशन में ही आ गया होगा, क्योंकि फादर डिफेंस में थे, तो ऑलरेडी एक सेवा भाव तो उसके अंदर बिल्कुल 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 था ही। बट फिर उसके साथ में एक अप्रोच आ जाता है। जब आप अच्छे इंस्टीट्यूशन में पढ़ते हो ना, तो आप बहुत सारी चीज़ें सीखते हो। तो ये हमें वहीं से ही आ गया कि भाई जब हमने अपने सीनियर्स को, अपने और जो डॉक्टर्स थे, इतने नामी डॉक्टर्स, किस प्रकार वो रात दिन लग के लोगों की सेवा कर रहे थे, उन्हें ट्रीट कर रहे थे, लोगों को स्वास्थ्य के प्रति जागरूक कर रहे थे, तो वो एक मतलब टाइम था जिसने मुझे प्रेरित किया कि हाँ, आई शुड ऑल्सो गो इनटू दिस। और मैं भी उसी सद्भावना के साथ लोगों को अप्रोच करूँ, लोग मेरे पास आएँ, प्रेम भाव से मिलें, और मैं उन्हें उनके स्वास्थ्य के प्रति जागरूक कर सकूँ, उनकी बीमारियों का निदान कर सकूँ। मुझे लगता है कि आपके ये जो पूरी क्रेडिट है, मुझे लगता है आपके फादर को देनी चाहिए। बिल्कुल नहीं, मेरी मदर को भी देनी चाहिए। अच्छा, मदर को देनी चाहिए। मतलब एक आपके पीछे मेरे ख्याल से जो आपका यहाँ तक आने का जो सफर रहा है, उसमें एक डिफेंस बैकग्राउंड का बहुत बड़ा योगदान रहा। और उसके बाद आपने दूसरा सवाल मुझसे पूछा कि मैं क्यों गायनेकोलॉजिस्ट ही बनी, है ना। एक्चुअली क्या था कि जब हम लोग पढ़ाई कर रहे थे, तो फिर हम लोग की सभी डिपार्टमेंट में लगभग पोस्टिंग्स होती हैं। तो ये एक डिपार्टमेंट में था जहाँ पे मतलब आप छोटी बच्चियों से लेकर मिडिल एज, एल्डरली एज ग्रुप, सबको केटर करते हैं। और क्या है कि इसमें सिर्फ बीमारियाँ ही नहीं हैं, है ना। लोग बीमारियों के चलते तो आएंगे ही आएंगे, जो बीमार पड़ेगा वो तो ज़रूर जाएगा ही जाएगा, बट इसमें बहुत सारी ऐसी फिजियोलॉजिकल कंडीशंस भी हैं जब वो डॉक्टर्स के पास आते हैं, जब आप उन्हें उनके स्वास्थ्य के प्रति
उन्हें जागरूक कर सकते हैं। तो बहुत सारी समस्याएं हाँ, सामने बहुत आती सारी हैं, समस्याएं जो उन्हें सामने पता आती भी हैं। नहीं होती। बिल्कुल। तो इसीलिए मतलब मैं गायनाकोलॉजिस्ट कि मैं स्त्रियों के प्रति जो उनकी खुद की उदासीनता है हाँ। उसे दूर करके उन्हें उनके स्वास्थ्य के प्रति जागरूक कर सके। और ये बात सही है, क्योंकि बहुत सारी चीजों का वो डिस्कशन किसी से करती भी नहीं है। बिल्कुल बिल्कुल। तो हाँ, एक डॉक्टर के पास पहुंचने में उन्हें ये भी पता चलता है कि हाँ, हाँ मेरे पास बहुत सारी अगर आप कॉम्प्लिकेशन दोस्त थी। के रूप में उन्हें अगर अप्रोच करें तो वो बहुत सारी ऐसी चीज़ें भी बताती हैं जो वो किसी को नहीं बताते किसी को हैं। नहीं बताते। और मतलब एट द एंड ऑफ डे मतलब यू जस्ट ट्रीट देम एंड वो खुश होती हैं और वो स्वस्थ रहेंगी तो जाहिर सी बात है उनका परिवार भी अच्छे से चलेगा। परिवार अच्छे से चलेगा। अच्छा मैम, मैं एक चीज़ और पूछना चाहूँगा कि जिसे आज की नई जनरेशन है, मैं देखता हूँ कि वो अल्कोहल है, धूम्रपान कर रही है या जो भी है, तो उन्हें शुरू में समझ में नहीं आता हो, चाहे गर्ल्स हो बॉयज़ हो, लेकिन आने वाले समय में जो उनकी मैरिज लाइफ है उस पर कितना प्रभाव पड़ेगा और उनकी जो प्रेगनेंसी है या आगे जो फ्यूचर प्लान कर रहे हैं वो किस प्रकार से प्रभावित हो सकता है? देखिए मैं क्या, ये तो सभी मानते हैं कि अल्कोहलिज्म, स्मोकिंग ये तो एक सोशल लेवल है ना। और आजकल अगर आप देखें पुराना समाज और आज का समाज ये सभ्य था, पहले पता नहीं चलता था। अब क्या है कि माता पिता और बच्चों के बीच के संबंध भी मतलब थोड़े फ्रेंडली टाइप हो गए हैं, तो माता पिता जानते हैं। और जो आप पूछ रहे हैं कि इसका पर क्या है कि एविल है जिस तरीके से, तो कोई स्वास्थ्य वाली वर्धक चीज़ तो है नहीं, तो स्वास्थ्य पे प्रतिकूल प्रभाव ही डालेगी। और जैसा आपने पूछा प्रेगनेंसी, तो प्रेग्नेंट औरतों के लिए तो स्मोकिंग और ये दोनों ही चीज़ें हम कहेंगे कि उन्हें बिल्कुल पहले छोड़ देनी चाहिए और उसके बाद ही प्रेगनेंसी प्लान करनी चाहिए, क्योंकि इसके तो बहुत ही सारे आफ्टर मैथ्स हैं। लाइक अगर प्रेग्नेंट औरत अगर स्मोक कर रही है तो देयर आर चांसेस कि उसको मिसकैरेज हो सकता है, उसका एबॉर्शन हो सकता है। फिर अगर प्रेगनेंसी चल भी गई, मान लीजिए प्रेगनेंसी कैरी हो रही है, तो प्रेगनेंसी में ग्रोथ रिटार्डेशन हो सकती है। हो सकता है उतने हिसाब से बच्चा ना बढ़े जो उसका उसे बढ़ना चाहिए। कुछ बच्चे आज की जैसे इंजीनियरिंग कॉलेज में मैं देखता हूँ कि जो 16, 17, 18 साल की लड़कियां हैं वो भी स्मोकिंग कर रही हैं। तो अगर उस एज से कोई स्मोकिंग कर रहा हो और फिर आफ्टर मैरिज बहुत ज़्यादा इफेक्ट पड़ता होगा इसका मतलब? बिल्कुल 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 पड़ता है, क्योंकि क्या है ना, स्मोकिंग और अल्कोहलिज्म दोनों ही देखिए आदतें हैं, है ना। एक बार जब एडिक्शन होता है तो वो लोग छोड़ नहीं पाते हैं। फिर जहाँ इनको थोड़ा भी स्ट्रेस होता है, एक तो पीयर प्रेशर बहुत है इस एज ग्रुप में, जो अब जो नए बच्चे आ रहे हैं उन्हें इतना ज़्यादा वर्क प्रेशर है। उन्होंने बड़े टाइमलाइन सेट कर रखी है कि हम इतनी एज में ये करेंगे, इतनी एज में ये करेंगे और इतनी एज में ये करेंगे। इस तरह से क्या है ना, उनकी लाइफ में इतना स्ट्रेस है तो पीते ही हैं और फिर वो सोचते हैं कि ये स्ट्रेस बस्टर की तरह उसे यूज़ करते हैं इन दोनों चीज़ों को। बट उन्हें ये समझना होगा कि अगर वो अपनी लाइफ, क्योंकि सिर्फ खाली हम शादी खाली सिर्फ एक वैसा ज़रिया नहीं है, शादी इज़ अ कंटिन्यूएशन ऑफ लाइफ एक्चुअली, है ना। आपका आगे ऑफस्प्रिंग्स होते हैं, बच्चे हैं, वो आपकी धरोहर को आगे बढ़ाते हैं। तो आप एक अगर हेल्दी समाज बनाना चाहते हैं तो बच्चों को ये समझना पड़ेगा कि इन चीज़ों को छोड़ें, क्योंकि जैसा मैं आपको बता रही थी कि ग्रोथ रिटार्डेशन, मिसकैरेजेस, इसके अलावा पता चला कि बच्चा भी पैदा हो गया, अब बच्चा मानसिक रूप से विक्षिप्त है ना। तो ये सब रीजंस हैं। और इसके अलावा फिर आपका बच्चा मान लीजिए पैदा हो गया पर आप खुद ही नहीं अगर संतुष्ट हैं और खुद ही आप स्मोक कर रहे हैं, तो पारिवारिक झगड़े, उनका क्या असर पड़ेगा बच्चों पे? आने वाली जनरेशन जो है जनरेशन वो बहुत ज़्यादा इफेक्टेड होती है। हम लोग के समय भी जो होता था कि आदमी, हम लोग के समय वैसा नहीं है, प्रेशर नहीं होता था, लेकिन गार्जियन कहते थे कि ठीक है अगर आपको प्रेशर है आप भजन कर लीजिए। आप भी बहुत पुराने नहीं लग रहे हैं मुझे। नहीं, मैं तो बहुत सारी चीजों में, मतलब धार्मिक चीजों में भी बिलीव करता हूँ कि मेरी मदर कहती थी अगर आपको, मुझे कहती थी कि अगर तुम्हें कभी गुस्सा है या कभी तुम डिप्रेशन में हो, कभी गुस्सा आ रहा कुछ आ रहा, तो मंदिर चले जाओ, वहाँ पे थोड़ा टाइम व्यतीत करो या भजन अपना सुन लो, कोई संगीत सुन लो। तो ये भी एक डिप्रेशन को हटाने का तो बहुत अच्छा जरिया था। आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। आप संगीत सीखो, क्योंकि वो कहती थी कि आप पढ़ाई के साथ साथ आपको संगीत भी सीखना चाहिए, भले आप उसमें मास्टर नहीं बनिए, आपको कोई सितार या बांसुरी बजाना भी आना चाहिए। तो ये सब चीजें क्या है कि आपको एक सही पथ मार्ग पे ले जाती है, क्योंकि कहीं भी भजन कीर्तन और मंदिर है या वो है, आपको वहाँ 10 मिनट रुकना चाहिए, क्योंकि उतनी देर में आप सब कुछ भूल जाते हैं 10 मिनट के लिए, क्योंकि आपका दिमाग शांत हो जाता है। आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। मेरे हिसाब से मतलब सबके पास हॉबीज होनी चाहिए, हॉबीज होनी चाहिए, है ना। अपना काम जरूरी थोड़ी है कि ड्रिंक और स्मोकिंग ही आपका वो कर सकता है। वो ही आपको हॉबीज ही आपको इन दोनों व्यसनों से दूर रख सकती हैं। लेकिन आज की जनरेशन में अब वो अपनी सारी प्रॉब्लम अपने दोस्त से डिस्कशन कर लेते हैं, लेकिन अपने पेरेंट्स से क्यों नहीं करते? सबसे बड़ी समस्या ये है। इस पे आपकी क्या राय है? उनको अपने पेरेंट्स से डिस्कशन करना चाहिए मेरे ख्याल से आज की जनरेशन के बच्चों को। करना तो चाहिए, बट
करते नहीं हैं। देखिए आजकल तो माँ बाप भी मतलब काफ़ी फ्रेंडली हैं उस हिसाब से। फिर भी देखिए क्या होता है ना कि बच्चे बच्चे क्या, हम भी अगर आप हम वही सुनना चाहेंगे जो हमें कान को अच्छा लगेगा, हम वही करना चाहेंगे जो हम आसानी से कर सकें। उसी तरह से बच्चों के साथ में भी देखिए यही भावना रहती है। दोस्त कभी भी जज नहीं करते हैं उन्हें। आप चाहे कुछ भी पहन रहे हो, कैसे भी दिख रहे हो, कुछ भी खा रहे हो, कभी भी सो के उठ रहे हो, कहीं भी जा रहे हो, कहीं से भी आ रहे हो, दोस्त आपको कभी भी जज नहीं करेंगे। क्योंकि उन्हें पता है, दोस्तों को क्या पता है, दोस्त आपके साथ अभी हैं, कल को आप दूसरे फेज़ में जाएंगे, आपके दूसरे दोस्त बन जाएंगे। तो बच्चों को तो अच्छा ही लगेगा कि ये कुछ कह ही नहीं रहे हैं हमें, पर माता पिता ने एक ज़िंदगी देखी होती है, उनके पास एक एक्सपीरियंस होता है, अच्छे का एक्सपीरियंस। हालांकि ये माता पिता भी अपने टाइम में उसी फेज से गुजरे होते हैं, बट ओवर द टाइम विद ड्यू कोर्स ऑफ टाइम उन्होंने एक एक्सपीरियंस गेन किया है। उन्होंने ये जाना है कि ये अगर हमने उस समय कर लिया होता तो आज हम ये ना कर रहे होते, या आज हमारे पास ये होता। तो वो एक एक्सपीरियंस वो बच्चों को देना चाहते हैं। इसलिए पर कोई अच्छी बातें कहाँ सुनने में अच्छी लगती हैं किसी को, अनलेस एंड अनटिल आपको पहले देखिए, आप पहले क्या होता था, जब पहले स्कूल्स में मॉरल साइंस का बुक होता था, मॉरल साइंस का एक क्लास हुआ करता था। अब मुझे नहीं लगता कि स्कूल्स में मॉरल साइंस जैसा कोई भी सब्जेक्ट है। अच्छा, दूसरी चीज मैं देखूँ, जैसे आज की जनरेशन में यूथ को सोचता है कि हमें सेटल होना है, हमें सब कुछ करना है, फिर हम शादी या मैरिज के बारे में सोचेंगे। शादियां आजकल 35-40 के आसपास होने लगी हैं। तो उसका आगे की जो जनरेशन है, चाहे वो अपनी फैमिली प्लानिंग हो या आगे की वो जो सोच रखते हैं, वो तो बहुत ज़्यादा प्रभावित होती हैं। क्योंकि मेरे ख्याल से प्रेगनेंसी की जो एज आप लोग बताते हैं, मेरे ख्याल से 25 जब बेस्ट होती है। तो जो लोग 35 या 35 के बाद शादी करने की सोचते हैं, तो वो अपनी ग्रोथ को और एक फैमिली लाइफ को कैसे मैनेज कर सकते हैं? देखिए बच्चों को ये सब चीज़ें, तो जैसा मैंने कहा है ना कि आपको ये समझना ही पड़ेगा, हर एज ग्रुप की अपनी अपनी एक सीमाएं हैं, है ना। अब बच्चा पैदा करने के लिए अगर आपकी बायोलॉजिकल, औरतों का शरीर और आदमियों का शरीर फ़र्क है, ये सब कुछ समझना पड़ेगा, है ना। सबके वर्क प्रेशर भी अलग है, सबकी ज़िंदगी के स्ट्रेसेस भी अलग अलग हैं। तो औरतों को ये समझ लेना चाहिए, गर्ल्स को, कि उनका जो मेन रिप्रोडक्टिव टाइम होता है, जिसमें वो बच्चा पैदा मतलब एक गुड फर्टिलिटी उनकी होती है, वो लेस देन 35 ईयर्स ही है। 35 ईयर्स के बाद क्या होता है ना कि जो उनका एक ओव्यूलेशन प्रोसेस है, उनका मेंस्ट्रुअल प्रोसेस है, उनका जो उनके अंदर अंडा बनने की प्रक्रिया है, द क्वालिटी ऑफ ओवम, द क्वालिटी ऑफ oocyte, सब धीरे धीरे करके डिक्लाइन होने लग जाती है। और उसके ऊपर से अगर वर्क प्रेशर भी रहेगा या फैमिली प्रेशर ही समझ लो, कैसा भी तरीके का स्ट्रेस अगर है लाइफ में, तो ये इन चीज़ों को और डिक्लाइन करती है। इसलिए बच्चा और शादी टाइम से करना चाहिए। कहने का मतलब है कि हर चीज़ का एक टाइम। और अगर आपने मान लीजिए, चलिए लेट अगर आप कर भी रहे हैं, ठीक है, तो आपको ये चीज़ तो समझना पड़ेगा कि यू मस्ट हैव अ प्रॉपर लाइफस्टाइल। आपको एक्सरसाइजेस पे ध्यान देना है, आपको अपने खान पान पे ध्यान देना है। जैसा अभी आपने स्मोकिंग और ये कहा, इनको अवॉइड करना चाहिए, अपने टाइम से सोना चाहिए, लेस ऑफ मोबाइल। आजकल स्क्रीन टाइम इतना अधिक हो गया, उसका भी असर है, थोड़े दिनों में देखिएगा उसके भी बैड इफ़ेक्ट्स और अभी आने ही लग गए हैं। स्टडीज़ आप उस पर भी हो रही है, उनका भी असर पड़ रहा है। तो ये सारी चीज़ें अगर वो ठीक से देख लें, और एक बार शादी चलिए ठीक है लेट हो रही है, पर फिर कंसेप्शन में देरी ना करें, है ना। ये ना सोचें कि हम पहले ये अचीव घर बना लें तब फिर उसके बाद बच्चा करेंगे। ये तो क्योंकि तब अगर नहीं होगा तो फिर उन्हें दूसरी मेडिकल हेल्प लेनी पड़ेगी, तो वो भी अपने आप में एक तरीके का स्ट्रेस ही है जिसके लिए उन्हें एक्स्ट्रा वर्क करना जैसे मैं आजकल देख रहा हूँ कि जो लोग 35 या 40 के आसपास जाते हैं, उनको मिसगैरेज होते हैं, उनको दिक्कतें होती है, फिर वो IVF की ओर बढ़ते हैं। तो IVF के बढ़ने से पहले उन्हें किस तरह का प्रिपरेशन करनी चाहिए, और उसके बाद उनको किस प्रकार का मतलब अपने ऊपर वो कंट्रोल रखना चाहिए जिससे चीज़ों में आगे दिक्कतें ना आए, उसके लिए आप क्या सलाह देंगे? IVF में देखिए, अगर आप IVF ऑलरेडी डिसाइड हो गया है तो इसका मतलब यही है कि वो पहले ही स्पॉन्टेनियसली ट्राई कर चुके हैं। शादी के बाद कम से कम 1 साल और 6 महीने 35 साल से जो ऊपर है, और जो बाकी एज ग्रुप है उसके लिए 1 साल अनप्रोटेक्टेड इंटरकोर्स के बाद भी अगर वो नहीं कंसीव कर पा रहे हैं तब उसको इनफर्टाइल हम लोग लेबल करते हैं, ठीक। अगर वो नहीं कंसीव कर पा रहे हैं देन दे गो फॉर IVF। और जो लोग IVF में जा रहे हैं उन्हें हमेशा IVF का भी अच्छा इफेक्ट आपको तभी मिलेगा जब आपके पास एक प्रॉपर लाइफस्टाइल है। आप डायबिटिक नहीं होने चाहिए, आपको एक्सरसाइजेस करनी चाहिए, आपको हाइपरटेंशन नहीं होना चाहिए, आपका वैक्सीनेशन शेड्यूल पूरा आपने ले रखा हो, उसके बाद आपका IVF भी फ्रूटफुल होगा।
ठीक है, मैं आपसे सिर्फ लास्ट क्वेश्चन ये पूछना चाहता हूँ, जैसे आजकल मैं देखता हूँ कि वुमेन्स को ओवरी कैंसर होता है, ये एक बहुत ज़्यादा मात्रा में फैल रहा है। तो लास्ट क्वेश्चन में सिर्फ यही कहना चाहता हूँ कि महिलाओं को ऐसे क्या चीज़ें होती हैं जो उनको इंटरनल उनको पता होनी चाहिए कि ऐसा कुछ अगर चेंजेस आ रहे हैं तो हमें लगना चाहिए कि हाँ कुछ समस्या है और हमें डॉक्टर से जाके कंसल्ट करना चाहिए उसके बारे में। औरतों को हमेशा अपने शरीर के प्रति और उसकी संरचना के बारे में जानना बहुत ज़रूरी है। जो औरतें अपने शरीर के प्रति सजग हैं वो ही अपने शरीर में होने वाले परिवर्तनों को जज कर सकती हैं, है ना। अगर उनको खुद से ये बात समझ में आ जाती है, ब्रेस्ट में अगर उन्हें कोई गांठ बन रही है तो उसी समय उन्हें डॉक्टर से मिल लेना चाहिए, है ना। उन्हें अपने मासिक धर्म का ध्यान रखना चाहिए कि वो रेगुलर टाइम पे हो रहा है, रेगुलर साइकिल्स उसकी हैं, बहुत अनड्यू ब्लीडिंग तो नहीं हो रही है, या फिर वो जब संबंध बना रहे हैं तब उसके बाद वो ब्लीड तो नहीं कर रही हैं। ये सारी चीज़ों को लेके उन्हें डॉक्टरों से संपर्क करना चाहिए। इसके अलावा कभी कभी क्या होता है, पानी जाना, है ना, जिसे वो बड़े हल्के में लेते हैं कि अच्छा थोड़े दिनों में बंद हो रहा है। एक नॉर्मल पानी जाने की प्रक्रिया है और एक बीमारी रिलेटेड पानी की कॉजेज़ होते हैं। तो ये सब चीज़ों के लिए अगर उन्हें कुछ भी ऐसा अनटूवर्ड लगता है जो उन्हें पहले नहीं हो रहा था पर अब अचानक से कुछ दिनों से उन्हें महसूस हो रहा है शरीर में, तो उन्हें जाना चाहिए, अपनी गायनेक से मिलना चाहिए। लड़कियों के लिए तो स्पेशली मतलब आजकल तो एडोलेसेंट सेंटर्स हैं, फिर आपके मीनोपॉजल सेंटर्स बने हुए हैं, तो उन्हें जाना चाहिए, उसे शेयर करना चाहिए, चेकअप्स के लिए जाना चाहिए। इसके अलावा हर चीज़ के लिए कुछ स्क्रीनिंग प्रोटोकॉल्स हैं, है ना। जैसे सर्वाइकल कैंसर, ये तो सेकंड मोस्ट कॉमन कैंसर है जो इंडिया में बहुत तेज़ी से बढ़ रहा है ना। इसके लिए आपके लिए ऑलरेडी एक वो है स्क्रीनिंग शेड्यूल है कि आपको 35 साल पे और 45 साल पे एक बार अपनी सर्वाइकल स्क्रीनिंग करा लेनी चाहिए, पैप टेस्ट करा के देख लेना चाहिए। तो पर ये जो आप लोग का चैनल है, इन सब के माध्यम से आप लोगों को इनको प्रेरित करना चाहिए कि स्क्रीनिंग प्रोटोकॉल पे सबको जाना चाहिए। ये नहीं कि आपको जब हो गया तब आप जा रहे हो, तब मे बी कि आप लेट होके आओ। कहते हैं ना प्रिवेंशन बेटर देन क्योर, क्योंकि हमें पहले से उसका बचाव करना चाहिए। स्क्रीनिंग प्रोटोकॉल हमेशा फॉलो करनी चाहिए। थैंक यू मैम, आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा और मुझे लगता है कि हमारे देश की जनता को जिस प्रकार से डॉक्टर ऋतु सिन्हा ने बताया है उस चीज़ों को फॉलो अप करना चाहिए। और अगर कोई भी समस्या आपके दिमाग में आती है या आपको ऐसा लगता है कि मेरे शरीर में कुछ चेंजेस आ रहे हैं, कुछ परिवर्तन आ रहे हैं, तो आपने डॉक्टर से तुरंत कंसल्ट करना चाहिए। उसके लिए ज़रा भी देर न करें। मैं अविनाश राजवंश, जय हिंद, जय भारत।